भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब मोदी सरकार यूपीए के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र या वाइट पेपर लेकर आने वाली है। लेकिन क्या उस वाइट पेपर से खुद मोदी सरकार की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो सफ़ेद हो जाएंगी? बहुत सारी हैं। शुरुआत हम 2 करोड़ जॉब से कर सकते हैं। मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 करोड़ जॉब्स जनरेट करेंगे। लेकिन तकरीबन 10 साल उनकी दो सरकारों को होने को आए, क्या उन्होंने पूरे 10 साल के दौरान भी 2 करोड़ जॉब्स जनरेट किए हैं? हर साल तो छोड़िए। अगला देखिए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया उनका जो इनिशिएटिव है वो कितना सक्सेसफुल है? वो क्या आज देश में क्रिएट कर रहे हैं? कुछ ऐसा है जो देश में क्रिएट कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो वो जितना उन्होंने क्रिएट किया है या जितना क्रिएट करना उन्होंने शुरू किया है, वो क्या इतना बड़ा चेंज है जिसके लिए उन्हें वाहवाही मिल सके? स्मार्ट सिटीज़ ले लीजिए। उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटीज़ आपको आपके आसपास नज़र आती हैं या देश में कहीं और नज़र आती हो तो आप बताइए। या क्या आपको स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन भी मालूम है जो मोदी सरकार ने आपको बताई हो कि भाई ये ऐसी ऐसी सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी होगी और ऐसी हम बनाएंगे? आप चेक करें खुद। स्टार्टअप इंडिया आप देख लीजिए, हमारा क्या हाल है स्टार्टअप इंडिया के केस में। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हुए और सक्सेसफुली चल रहे हैं, ज़्यादातर फेल ही हो गए। स्किल इंडिया ले लीजिए, कितने लोगों को उन्होंने स्किल प्रोवाइड की है, स्किल्ड बनाया है जिससे कि उन्हें जॉब मिल सके। अगर ऐसा होता तो इतना सारा जो मारामारी है वो होती ही नहीं। ब्लैक मनी ले लीजिए, 15 लाख तो छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में आ सकते हैं। छोड़ दीजिए, कितना ब्लैक मनी वो लेकर आए, और अगर लेकर आए तो बता दें। और अगर ब्लैक मनी नहीं भी लेकर आए तो भैया उनके नाम ही बता दें जिन जिनका उनको पता लगा है कि इन लोगों का विदेशों में ब्लैक मनी है। वो भी उन्होंने नहीं बताया। हाउसिंग स्कीम ले लीजिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं उनमें ही कितनी सारी जगह धांधलियों की खबरें आई हैं। और जितने उन्होंने हाउसेस बनाने की बात की थी, हाउसिंग प्रोवाइड करने की बात की थी, क्या उतने उन्होंने बनाए हैं? महंगाई को ले लीजिए, महंगाई को लेके तो खुद उनके जो आरएसएस के नेता हैं वो आवाज़ उठा चुके हैं। आरबीआई 50 बार आवाज़ उठा चुकी है। लोग हल्ला मचा रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं। आप देख लीजिए महंगाई क्या हाल है। उनके जो बीजेपी गवर्नड स्टेट्स हैं उन्हीं में आप पेट्रोल का हाल देख लीजिए। खुद मोदी जी को नहीं पता कि उन्हीं की बीजेपी की सरकार की जो राज्य सरकारें हैं उनके यहाँ पेट्रोल का क्या भाव है। वो कहते हैं वहाँ सस्ता है जबकि वहाँ महंगा है। पीएसयू बैंक्स का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो लूट हो रखी है उनका आप ले लीजिए। कितने सारे लोग हज़ारों लाखों करोड़ लेके भाग गए, उनका पता नहीं है। एक तो ऐसे हैं ललित मोदी जी, जिनके यहाँ सरकार के, मोदी सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वही एक फंक्शन में नाचते गाते नजर आए थे। तो सोचिए, मोदी सरकार का एक सॉलिसिटर जनरल ललित मोदी के यहाँ एक फंक्शन में नाचता गाता नजर आता है, तो क्या साठगांठ होगी, गठजोड़ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जुडिशरी की हालत देख लीजिए आप। जुडिशरी में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। मीडिया की हालत देख लीजिए आप, मीडिया कैसा कीर्तन करता रहता है सारा का सारा। करप्शन देख लीजिए आप, करप्शन की तो क्या ही कहने, जिस पर मोदी जी खुद कह रहे थे 4 दिन पहले 5 दिन पहले कि 75,000 करोड़ का घपला जिसने कर किया हुआ है उसी को अगले हफ्ते या उसी हफ्ते के आखिर में या जब कभी भी वो अपनी ही पार्टी के अंदर भर्ती कर लेते हैं। और सिर्फ भर्ती नहीं करते हैं, उसे स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब जब मोदी जी के मुताबिक ही एक आदमी करप्ट है, वो उन्हीं की पार्टी में भर्ती होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, हेड बन जाता है, तो सोचिए कितना बड़ा घपला वो करेगा या कर सकता है। मैं अजित पवार की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नाम याद ना हो तो। अगला आप इलेक्शन कमीशन देख लीजिए। बात करते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, बड़ा कमाल का रिफॉर्म किया है उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी होनी चाहिए। कमेटी में 3 मेंबर होने चाहिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी चीफ जस्टिस को उस कमेटी में से हटा दिया और उनकी जगह अपने ही कैबिनेट का एक मंत्री को रख लिया। 3 लोग हो गए इस तरह। अब आप सोचिए, कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि मान लीजिए 2 लोग हैं, एक छगनलाल दूसरा मदनलाल। उन दोनों में लड़ाई होगी कि किसी कस्टमर को लेके, भाई ये कस्टमर मेरी दुकान में आना चाहिए, दूसरा कहता नहीं जी मेरी दुकान में आना चाहिए। तो छगनलाल जी ने अपना ही एक नौकर जज के तौर पे नियुक्त कर दिया और अब उस जज के सामने केस चलता है। तो वो जो नौकर है चंदू, जो केस को सुन रहा है, वो किसके पक्ष में फैसला देगा? और अगर वो मान लीजिए सही फैसला देता भी है तो जो आम लोग हैं, क्या उनके मन में ये भाव आएगा, ये भावना आएगी, ये यकीन इस्टेब्लिश होगा कि उसने जो न्याय किया है, उसने जो जजमेंट पास किया है वो अनडाउटेबल है? ऑब्वियसली नहीं आएगा। लोगों को लगेगा कि भाई चंदू जो है छगनलाल का आदमी है, उसी का नौकर है, तो ऑब्वियसली उसके हक में ही फैसला सुनाएगा। ये डाउट हमेशा रहेगा। तो वैसे ही इन्होंने मोदी जी ने किया है। उन्होंने क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी होती है उसका नाम सुझाने के लिए, उसमें एक तो खुद हो गए प्रधानमंत्री जी, दूसरे उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हो गए, तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। अब आप सोचिए, जब वोटिंग होगी किसी नाम पे तो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर या उनका जो भी कोई मंत्री है, उनकी मेजोरिटी होगी। 2 वोट तो किसी भी एक नाम को मिल ही जाएंगे जो उनकी पसंद का है, और जैसे ही उसको मेजोरिटी मिलेगी उस नाम को, वो जीत जाएगा और उसका नाम आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो इस तरीके के प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना होगा या बनेगा, और उसकी निगरानी में जब चुनाव होंगे देश में, तो क्या वो फेयर होंगे? आप अंदाज़ा लगाइए खुद ही। कर्ज का मामला देख लीजिए, 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट तक जो कर्ज था हमारे यहाँ तकरीबन 55 लाख 57 लाख करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के अखबारों में देखेंगे तो 150 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। मतलब 65 साल तक, देश की आज़ादी से लेके 65 साल तक केवल 50, 55, 57 लाख करोड़ तक का कर्ज था देश पर। अगले 10 सालों में, मतलब मोदी गवर्नमेंट की सरकार के दौरान, तकरीबन 110 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया है, या 100 करोड़ का कर्ज, 100 लाख करोड़ का कर्ज और बढ़ गया है। तो क्या ये देश के लिए अच्छा है? ये मोदी सरकार का एक रिफॉर्म है। टेररिज्म की आप कंडीशन देख लीजिए, मोदी जी कहते थे कि हम धारा 370 हटा देंगे तो टेररिज्म जो है अंडर कंट्रोल आ जाएगा। उन्हीं के राज में कितने सारे वाक़े ऐसे हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। पुलवामा ले लीजिए आप, वो तो बड़ा भयानक था जिसको हम भूलते नहीं हैं, और मोदी जी ने तो उस पर वोट भी मांग लिया। और तो क्या कहें। एग्रीकल्चर ले लीजिए आप, कहते थे किसानों की जो आय है, जो इनकम है, सालाना आय, वो दोगुनी हो जाएगी। क्या वो हुई है? आप उनके धरने ही देख लीजिए, पूरे साल तक बेचारे बैठे रहे 3 कानूनों को रिवोक कराने के लिए, लेकिन मोदी जी नहीं माने। वो तो मजबूरी थी उनकी, यूपी में इलेक्शंस थे, इसलिए उन्होंने वो उन 3 काले कानूनों को वापस लिया, और जो प्रॉमिस किए उस टाइम पे उन कानूनों को वापस लेते हुए कि वो एमएसपी के लिए कानून लाएंगे, एंड जो भी प्रॉमिस थे उनके, क्या उन्होंने पूरे किए? आज तक नहीं किए हैं। लद्दाख का मामला देख लीजिए, 370 हटाने के बाद में जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। लद्दाख में अभी आंदोलन हो रहा है, कह रहे हैं कि जी आपने हमारा जो स्टेटस था राज्य का वो हमसे छीन लिया, अब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ना तो केंद्र सरकार में है और राज्य सरकार तो है ही नहीं, वहाँ तो गवर्नर का शासन है। तो ये काम मोदी जी ने और मोदी जी की सरकारों ने 2 टर्म्स के दौरान उन्होंने किया है। अब ये जो करतूतें हैं, काली करतूतें हैं मोदी सरकार की, इन पर भी क्या वो कोई वाइट पेपर लेकर आना चाहेंगे? और अगर ले भी आए तो क्या ये करतूतें उनकी सफ़ेद हो जाएंगी?